अपने चर्चा चल रही थी असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन के अंदर अपने जो है वो पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार से बंद हुआ था। लास्ट में अपने एक घटना पढ़ी थी असहयोग आंदोलन के अंतिम समय में भी एक हत्याकांड हुआ, चोरा चोरी हत्याकांड। और चोरा चोरी हत्याकांड जो है, चोरा चोरी हत्याकांड हुआ गोरखपुर के अंदर। तो इस हत्याकांड के अंदर जो हिंसा हुई, इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने जो है वो इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को जो है वो वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। और इसके बाद में अपनी चर्चा पड़ी थी कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और ब्रूमफील्ड जो थे इन्होंने महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुना दी। फिर अपने आगे चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद में कांग्रेस का 1922 में एक अधिवेशन आयोजित होता है जिसे कहा गया है गया अधिवेशन। और इस गया अधिवेशन के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि गया अधिवेशन जो है वो कहां पर हुआ था, बिहार में। और इसके अध्यक्ष बने थे इसके अध्यक्ष बने थे CR दास। अब क्या था कि इस अधिवेशन के अंदर जो है वो चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से ये आंदोलन जो है वो असफल हुआ, इस आंदोलन के असफल होने के कारण क्या थे। तब क्या है कि यहाँ पर जो है वो कांग्रेसियों के मध्य बहस छिड़ी और इस बहस के अंदर जो है वो CR दास ने जो है वो एक बात कही थी, 20 आंदोलन को असफल जो है वो बनाया गया है, हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच करके अंग्रेजों ने इस आंदोलन को असफल करवाया है। करवाया कैसे कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, तो इसमें जो है वो किसी भी प्रकार के ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोग न करने की बात रखी गई थी। जिसमें अपने अगर चर्चा करें तो 1919 का जो अपने एक अधिनियम पढ़ते हैं, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919 के अधिनियम के अंदर ये प्रावधान किए गए थे कि भारतीयों को जो है वो प्रांतों में और केंद्र के अंदर जो है, प्रांतों में और केंद्र में जो है जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद के अंदर चुनाव लड़ने की छूट रहेगी। ठीक है, विधान परिषद में क्या लड़ने की छूट रहेगी, चुनाव। अब क्या है जो ये अधिनियम आया इसके अंदर ये प्रावधान थे कि भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में चुनाव लड़ने की छूट रहेगी। परंतु असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो सबसे पहली बात यही काटी गई थी कि हम लोग किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, कांग्रेस किसी चुनाव में भाग नहीं लेगी, हम लोग पूर्णतः जो है वो अंग्रेजों का असहयोग करेंगे। अब क्या है कि जब ये यानी कि जो अधिनियम आया तो इस अधिनियम के तहत किसी भी कांग्रेसी ने चुनाव नहीं लड़ा। अब क्या था कि जो गया अधिवेशन हुआ तो इस गया अधिवेशन के अंदर CR दास ने एक बात कही थी और CR दास कहते हैं भी जब तक हम लोग जो है वो अंग्रेजों के बराबर में जाकर के असेंबली में नहीं बैठेंगे तब तक हमें ये पता ही नहीं लगेगा भी अंग्रेज हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, किस प्रकार से भारतीयों को जो है वो दबाने के लिए ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं। अब क्या था कि यहाँ पर जो है वो CR दास ने कहा भी आगे हमें अगर कांग्रेस को जो है वो संचालित रखना है, आंदोलनों को संचालित रखना है या राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाने हैं, तो हमें पहले जो है इस अधिनियम की बातों के तहत हमें प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद के अंदर चुनाव लड़ करके प्रतिनिधि बन करके हमें असेंबली में बैठना होगा। अब क्या था कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ने की बात कही गई तो इस बात का जो है, चुनाव लड़ने की बात का जो है वो लगभग सभी कांग्रेसियों ने जो है वो यहाँ पर विरोध किया। और ये विरोध करने वाले जो लोग थे इनको कहा गया अपरिवर्तनवादी। क्या कहा गया, अपरिवर्तनवादी, जिन्होंने जो है वो इस बात को काट दिया भी हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो चुनाव लड़ने के ऊपर जो सहमति जताई, तो वो क्या कहलाए, परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी दो ही थे, एक तो CR दास और एक अपनी चर्चा करें तो मोतीलाल नेहरू। इन्होंने जो है वो चुनाव लड़कर के जो है असेंबली में बैठने के विचार दिए। अब क्या था कि परिवर्तनवादियों में अगर अपने चर्चा करें तो अपने कई लोगों के नाम पड़े हैं जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा जो है अपनी चर्चा करें तो राजेंद्र प्रसाद भी थे। और राजेंद्र प्रसाद के अलावा अगर अपनी चर्चा करें तो डॉक्टर अंसारी और भी बहुत सारे लोग थे। अब क्या था कि ये जो परिवर्तनवादी है इन्होंने चुनाव लड़ने के विषय के ऊपर जो सहमति जताई और इन्होंने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में क्या है कि जो मोतीलाल नेहरू और CR दास हैं इन्होंने मार्च 1923 के अंदर एक नई पार्टी खड़ी कर दी जिसको कहा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। इस पार्टी का क्या नाम रखा गया, कांग्रेस खिलाफत
स्वराज्य पार्टी। अब ये जो पार्टी है, इस पार्टी को बनाया किसने है? मोतीलाल नेहरू और CR दास। और ये पार्टी एक ही विषय के ऊपर बनाई गई है, भी हमें जो प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना है। पीछे जो है परिवर्तनवादी थे, जो चुनाव लड़ने पर सहमत नहीं थे, इन्होंने जो है वो अप्रैल 1923 के अंदर, अप्रैल 1923 में नागपुर के अंदर झंडा सत्याग्रह किया था। याद रखना, नागपुर का जो झंडा सत्याग्रह है, यह झंडा सत्याग्रह कब किया गया था? तो कब किया गया था? यह किया गया था अप्रैल 1923। और इसमें मुख्य जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंसारी। अब जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनी, इस पार्टी के बनने के थोड़े ही टाइम बाद में, गठन कब किया गया? मार्च 1923। इस पार्टी के गठन होने के थोड़े ही टाइम बाद में जो है वो नवंबर के अंदर चुनाव हुए, नवंबर 1923 के अंदर चुनाव हुए। और ये जो चुनाव होते हैं, तो इन चुनावों के अंदर कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी ने 101 सीटों में से लगभग 42 सीटें जो है वो प्राप्त की, 42 सीटों के ऊपर जो बहुमत हासिल किया। अब क्या है कि 42 सीटें इन्होंने पहली बार पार्टी बनी और पहली बार चुनाव लड़ा, लगभग 101 सीटों में से 42 सीटों पर इन्होंने जो है वो बहुमत हासिल किया। अब इनको कहां कहां पर बहुमत हासिल हुआ था? तो अपने पढ़ेंगे भी मध्य जो प्रांत है, इस मध्य प्रांत के अंदर जो है इनको पूर्ण बहुमत मिला था। फिर अगर अपनी बात करें बंगाल की, तो बंगाल के अंदर भी एक बड़ी पार्टी के रूप में जो है यानी कि इन्होंने चुनाव जीता था। उसके अलावा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनको संतोषजनक परिणाम मिले। इसके अलावा अगर अपने देखते हैं तो दो मैंने आपको बताए थे, एक तो मद्रास और एक पंजाब। मद्रास और पंजाब के अंदर ये पार्टी कोई विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाई। नहीं करने का कारण क्या था कि पंजाब और मद्रास के अंदर जो है वो इतने ज्यादा जो है वो, अगर अपनी बात करें भी, लोग जो थे वो सांप्रदायिकता से बाहर निकले नहीं थे, जातिवाद से बाहर निकले नहीं थे, जिसके कारण इनको जो है मद्रास और पंजाब के अंदर जो है इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली। अब क्या है कि ये जो है स्वराज्य पार्टी का गठन हो गया और स्वराज्य पार्टी ने एक बहुत बड़ा जो है वो यानी कि काम कर लिया। चुनाव लड़ करके इन्होंने जो है वो 42 सीटों पर विजय प्राप्त कर असेंबली में भाग ले लिया। अब क्या था कि धीरे धीरे करके जो है वो कुर्सी के नशे में ये जो अपरिवर्तनवादी लोग थे, इन्होंने भी जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो स्वराज्य पार्टी ज्वाइन कर ली। अब क्या था कि जब स्वराज्य पार्टी जो है वो एक बड़ा दल बन रही थी, उसी समय उल्लेख मिलता है भी 5 फरवरी 1924, 5 फरवरी 1924 महात्मा गांधी को बिना किसी शर्त के जो है, बिना किसी शर्त के जो है वो रिहा कर दिया जाता है। किसको रिहा कर दिया गया? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को सजा कितने साल की हुई थी? 1922 में 6 साल की। लेकिन इनको समय पूर्व जो है वो यानी कि रिहा कर दिया और इनको जो है 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया। अब क्या था कि जेल से रिहा होने के बाद में महात्मा गांधी ने दिल्ली में जाकर के जो है, दिल्ली में जाकर के भूख हड़ताल की है। भूख हड़ताल किसके लिए की थी? ये भूख हड़ताल की है जो अपने चोरा चोरी हत्याकांड पड़ा, चोरा चोरी हत्याकांड के अंदर जो मारे गए पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए जो है इन्होंने भूख हड़ताल की, आपने कह सकते हैं भी उपवास रखा है। कितने दिन का? 21 दिन का, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब इसके बाद में अपने चलते हैं आगे, तो महात्मा गांधी और CR दास के मध्य जो है एक समझौता हुआ था। और ये समझौता हुआ कब था? 6 नवंबर 1924। और ये समझौता कहलाता है गांधी दास पैक्ट। क्या कहलाता है? गांधी दास पैक्ट। और ये जो पैक्ट है, दोनों के मध्य समझौता हुआ, ये कब हुआ? 6 नवंबर 1924। समझौता क्या था कि महात्मा गांधी ने जेल से रिहा होने के बाद में जो है वो देखा भी ये जो है वो स्वराज्य पार्टी आगे बढ़ती जा रही थी और कांग्रेस जो थी वो लगभग खत्म होने की कगार पर थी, क्योंकि लगभग कांग्रेस के सारे नेता स्वराज्य पार्टी ज्वाइन कर गए। अब महात्मा गांधी ने जाकर के जो है वो CR दास से मुलाकात की और मुलाकात के अंदर यही विषय रखा गया भी हम लोगों को आगे जो है वो किस प्रकार से काम करना है। स्वराज्य पार्टी अलग काम कर रही है, कांग्रेस अलग काम कर रही है। तो गांधी का कहना था कि अगर हम लोग जो है वो अलग अलग रूप से जो है वो भारत को स्वतंत्र करवाने के प्रयास करेंगे तो इसके कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकलेंगे। हमें जो है वो दोनों पार्टियों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये कहती है भी हमें चुनाव नहीं लड़ना, जो है परिवर्तनवादी है वो कहते हैं हमें चुनाव नहीं लड़ना, और स्वराज्य पार्टी के लोग कहते हैं हमें चुनाव लड़ना है। मतभेद तो इसी बात के ऊपर है। अब अपने एक काम करते हैं भी, अगर आपको चुनाव लड़ना है
तो चुनाव तो सारे लड़े जाएंगे किसके नाम से? स्वराज्य पार्टी के नाम से। भी आगे जो है वो चुनाव लड़ेंगे लोग, वो तो किसके नाम से लड़ेंगे? स्वराज्य पार्टी के नाम से। और काम सारे के सारे करेंगे अपने किसके नाम से? कांग्रेस के नाम से। अब क्या था कि दोनों के मध्य समझौता हुआ और इसी समझौते के तहत जो है वो स्वराज्य पार्टी को जो है वो कांग्रेस के अंदर मिलाने के लिए महात्मा गांधी ने पहली बार जो है वो अपने जीवन में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगांव के अंदर अधिवेशन आयोजित होता है कांग्रेस का, और यह अधिवेशन आयोजित हुआ था दिसंबर 1924 के अंदर, दिसंबर 1924। अब ये जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष पद पर कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एक बार ही जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन, जो कब आयोजित हुआ था? दिसंबर 1924। और अध्यक्षता करने का मुख्य जो है वो विषय ये था, या अपने कह सकते हैं भी मुख्य उद्देश्य ये था भी जो स्वराज्य पार्टी है उसको कांग्रेस में मिला दिया जाए, और ये पुष्टि कर दी गई बेलगांव अधिवेशन के अंदर। फिर अपने चर्चा करें आगे और, तो जून 1925 के अंदर, जून 1925 के अंदर जो है वो CR दास का क्या हो गया? निधन। CR दास का क्या हो गया? निधन। और CR दास के निधन के बाद में जो है ये जो स्वराज्य पार्टी बनी थी ये अपने आप जो है वो खत्म हो गई। 1926 के चुनाव के अंदर इन्होंने हालांकि भाग लिया था स्वराज्य पार्टी ने, लेकिन कोई खास जो है वहां पर प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये थी स्वराज्य पार्टी। फिर अपने आगे चलते हैं, तो देखो पीछे अपने चर्चा की है एक ही पार्टी के बारे में जो गठित हुई थी स्वराज्य पार्टी के नाम से, और गठन करने वालों के अंदर जो है मुख्य अगर अपने चर्चा करें तो किसका नाम आता है? CR दास का। फिर अपने आगे और चर्चा करते हैं, तो अगली जो बात आती है वो आती है साइमन कमीशन को लेकर के। कौन सा कमीशन है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन है क्या? साइमन कमीशन है क्या? थोड़ा सा सुनना। इसको एक और नाम दिया गया व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन, साइमन कमीशन, या इसको नाम दिया गया श्वेत कमीशन, या इसको एक नाम दिया गया भारतीय प्रशासनिक और संवैधानिक सुधार आयोग। संवैधानिक सुधार आयोग। एक नाम और आता है इसका, और ये क्या नाम आता है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशन। ये कई सारे नाम इसके मिलते हैं, दोबारा देखना कौन कौन से नाम है साइमन कमीशन के। व्हाइट मैन कमीशन, श्वेत कमीशन, भारतीय प्रशासनिक और संवैधानिक सुधार आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अब ये जो साइमन कमीशन है इसका गठन किया गया था 1919 के अधिनियम के प्रावधान के तहत। 1919 के अधिनियम के प्रावधान के तहत जो है वो इसका गठन किया गया। कैसे? 1919 का जो अधिनियम आया था उस अधिनियम में कहा गया था कि हम लोग जो है वो भारतीयों को प्रांतों में चुनाव लड़ने की जो है वो स्वायत्तता प्रदान करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने ये घोषणा की थी भारत के अंदर भी हम लोग जो है भारतीयों को प्रांतों में जो है चुनाव लड़ने की स्वायत्तता प्रदान करते हैं, और भारतीयों को धीरे धीरे करके हम लोग जो है यानी कि प्रशासन का अंग बना रहे हैं, शासन चलाने की जो दूरी है उसका अंग बना रहे हैं, असेंबली के अंदर उनको बिठा रहे हैं साथ में। ठीक है, भी चुनाव लड़ करके जो प्रतिनिधि आएंगे वो संसद में बैठेंगे, और आकर के जो असेंबली में चर्चा चलेगी उससे जो है उन लोगों को काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब क्या था कि इस अधिनियम के तहत जो है वो भारतीयों को जब चुनाव लड़ने की छूट दी गई तो उसी समय ये भी घोषणा की गई थी कि हम लोग जो है वो आए 10 साल के बाद में जो है वो एक भारत के अंदर जांच आयोग बिठाएंगे, और वो जांच आयोग तय करेगा भी भारतीय जो है वो उत्तरदायी शासन के अंदर कितने आगे बढ़े हैं। ठीक है, और जब हमें लगेगा भी भारतीय अपना शासन चलाने में सक्षम हैं, हम उसी दिन जो है वो भारत छोड़कर वापस ब्रिटेन जाएंगे और भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अब क्या था कि ये जो अधिनियम है इस अधिनियम में ये प्रावधान थे, और इस अधिनियम के इन प्रावधानों के अंतर्गत ये साइमन कमीशन आना कब था? 10 साल के बाद में। 10 साल के बाद में आना था, तो कब आना था? 1929। लेकिन हुआ क्या, ये 2 साल पहले क्यों आया? इसके पीछे एक कारण था। कारण क्या था कि ब्रिटेन के अंदर 2 सरकार हैं। एक तो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, 2 दल हैं जिनमें एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी।
अब क्या था कि ये जो लेबर पार्टी है ये तो भारत को स्वतंत्र करना चाहती है, भारत को क्या करना चाहती है, स्वतंत्र करना चाहती है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी भारत को स्वतंत्र करना नहीं चाहती। अब 1927 के अंदर जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और इसके प्रधानमंत्री थे ब्लेडी वेन। प्रधानमंत्री कौन थे? ब्लेडी वेन। अब क्या है कि ब्लेडी वेन ने जो योजना बनाई, योजना क्या थी कि ब्लेडी वेन को लगने लग गया था अभी आगे की योजना के अंदर हमारी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार यहां पर नहीं आएगी, आगे सरकार किसकी आएगी? लेबर पार्टी की। और ये जो जांच आयोग भारत में जाएगा ये किस पार्टी के अंदर जाएगा? लेबर पार्टी में। और जांच आयोग ये तय कर देता है अगर भी भारतीय जो है वो प्रशासन चलाने में सक्षम है तो ये लोग जो है भारत को आजाद कर देंगे। अब इसी चीज को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है वो इन्होंने एक योजना बनाई, षड्यंत्र रचा और इन्होंने जो है वो समय पूर्व ही जांच आयोग का गठन कर दिया, अपनी सरकार में ही गठन कर दिया। और इसमें जो है वो कुल 7 सदस्य रखे। कितने सदस्य हैं? 7। सातों के सातों जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। 4 सदस्य तो थे कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद और 3 सदस्य थे लेबर पार्टी के सांसद। अब ये जो 7 सदस्य थे जिनमें जो है वो यानी कि इनका जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया? जॉन साइमन को। किसको बनाया गया? जॉन साइमन। एक तो है, एक नाम आएगा कोन्ना, एक का नाम आता है बाथम। वैसे इनके पूरे नाम जो आपको याद न रहे तो शॉर्ट ट्रिक में याद रख लेना इनको। फिर इनके बाद में जो है वो एक अगर अपने आगे और चर्चा करते हैं तो क्या इसमें एटली भी था? क्या एक एटली है। इसके अलावा एक का नाम है कैडेगन, एक का नाम आता है फोकस के नाम से और एक का नाम आता है बर्नार्ड हार्ट। क्या नाम है? बर्नार्ड हार्ट। कुल कितने अंग्रेज थे? 7। अब ये जो 7 अंग्रेज हैं इन 7 का नेतृत्व दिया गया किसको? जॉन साइमन को। और ये जॉन साइमन जो था ये लेबर पार्टी का था, परंतु इनमें 4 सांसद जो थे वो किस पार्टी के थे? कंजर्वेटिव पार्टी के। अब इसका क्या है कि गठन किया गया 8 नवंबर 1927 को। गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को। और ये जो दल है वो भारत में 2 बार दौरा करके जाता है। भारत में कितनी बार दौरे किए? 2 बार। पहली बार इसका आगमन हुआ फरवरी मार्च 1928, फरवरी मार्च 1928। दूसरी बार इसका जो है वो भारत में आगमन होता है अक्टूबर 1928, अक्टूबर 1928 और अप्रैल 1929। कितनी बार दौरे किए? 2 बार। अब क्या है कि ये जो साइमन कमीशन है ये दल जहां जहां पर भी भारत में गया जांच करने के लिए, ठीक है, वहां वहां पर इसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भारतीयों का कहना यह था कि अगर भारतीय लोगों की जांच करने के लिए ये दल आया है, भी भारतीय कितना जो है आगे राष्ट्र को संभालने में सक्षम हुए हैं, तो इस आयोग के अंदर हमारे भी 1-2 सदस्य होने चाहिए। अब क्या है कि जहां जहां पर भी ये साइमन कमीशन गया, वैसे अगर प्रॉपर पूछे तो अपने बताएंगे कितनी तारीख को ये भारत में आया था? 3 फरवरी 1928। वहां पर विरोध हुआ। अब अपनी बात करते हैं तो लाहौर में ये साइमन दल जो हो गया था। अपने पढ़ा 30 अक्टूबर 1928 लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का आगमन और लाहौर के अंदर जो इसका विरोध किया लाला लाजपत राय ने। फिर अपने चर्चा की आगे और भी लाला लाजपत राय ने विरोध किया तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई सैंडर्स के द्वारा और लाठियां बरसाने से लाला लाजपत राय का निधन हो गया। अब इसके बाद में अपने आगे और चर्चा करें तो साइमन कमीशन जो है वो ये जाता है लाहौर में। कहां पर जाता है? लाहौर। वहां पर विरोध किया लाला लाजपत राय। दिल्ली में जब ये गया तो वहां पर विरोध किया मोतीलाल नेहरू। भी साइमन कमीशन का आगमन कहां पर होता है? दिल्ली में। और दिल्ली में इसका विरोध कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू। अब क्या है कि मोतीलाल नेहरू जो है जो साइमन कमीशन का यहां पर विरोध कर रहे थे तो इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि यहीं पर ही साइमन कमीशन को यात्रा करवा रहे थे उस समय के जो है भारत सचिव। और उस समय के भारत सचिव कौन थे? तो इनका नाम है लॉर्ड बर्किनहेड। क्या नाम है? लॉर्ड बर्किनहेड। जो साइमन कमीशन का दल भारत में घूम रहा था उसको भारत में साथ साथ में लेकर कौन जा रहे थे? लॉर्ड बर्किनहेड। अब क्या है कि दिल्ली के अंदर जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो मोतीलाल नेहरू जो है वो ये लोगों को भीड़ के साथ में यहां पर लेकर आए थे। हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। अब लॉर्ड बर्किनहेड ने जो है वो मोतीलाल नेहरू से मुलाकात की और पूछा भी आप लोग जो है वो क्यों
विरोध कर रहे हो, आपके विरोध करने का कारण क्या है? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा भी ये जो दल है ये भारत के अंदर भारतीयों की जांच करने के लिए आए हैं, ठीक है भाई, भारतीय प्रशासन में कितना आगे बढ़ चुके हैं, तो ये जो जांच आयोग है इस जांच आयोग के अंदर हमारे भी 2-4 सदस्यों को शामिल कर लीजिए, ताकि जो है ये जांच आयोग किस आधार पर हमारी जांच कर रहा है हमें पता तो लगे ना, ठीक है। तब बर्किनेड ने कहा था कि 10 साल पहले तो आप भारतीयों को जो है ये पता ही नहीं था अभी चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, किस प्रकार से जो है यानी कि सरकार चलती है, और आज 10 साल के अंदर अंदर आपको जो है इतना कुछ नॉलेज हो गया, अभी आप शासन चलाने में सक्षम हो गए। और अगर आप लोग शासन चलाने में वास्तव में सक्षम हो ना, तो मैं तुम्हें जो है वो 1 वर्ष का टाइम देता हूं, 1 साल के अंदर अंदर एक ऐसा संविधान बनाकर लेकर आओ जो प्रत्येक भारतीय को जो है वो मान्य हो। अगर ये करने में आप सक्षम हो तो मैं उसी दिन तुम्हारे भारत को आजाद कर दूंगा। ये एक प्रकार से बर्किनेड ने जो है वो मोतीलाल नेहरू को क्या दे दी? चेतावनी। और इसी चेतावनी के ऊपर जो है आगे एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम है? नेहरू रिपोर्ट। अब यहां तक जो भी बात पड़ी है एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं अपने। सबसे पहले अपनी चर्चा हुई थी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के अंदर अंतिम चरण के अंदर एक हत्याकांड हुआ जिसका नाम है चोरा चोरी हत्याकांड, और चोरा चोरी हत्याकांड के कारण जो है ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कब? 12 फरवरी 1922। अब इसके बाद में अपने चर्चा की कि असहयोग आंदोलन के अंदर मुख्य विषय क्या था? क्या सरकारी उपाधियों का त्याग करना है, सरकारी पदों का बहिष्कार करना है, सरकार के अंदर कोई प्रतिनिधि बनकर के भारतीय शामिल नहीं होगा, और प्रतिनिधि बनाने का जो प्रावधान रखा गया वो रखा गया 1919 के अधिनियम। भारतीयों को पहली बार भारत में चुनाव लड़ने की छूट दी। अब क्या है कि इसके बाद में जो ये अधिवेशन जो है यानी कि ये जो है यानी कि जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में असहयोग आंदोलन जब स्थगित किया जाता है तो फिर जो है यानी कि इसके विवेचन के लिए एक अधिवेशन रखा गया था 1922 का गया अधिवेशन, और इसके अंदर अध्यक्षता किसने की थी? CR दास। और इसके अंदर जो है वो यानी कि कांग्रेस के अंदर ही जो फूट पड़ी, एक दल कहता है चुनाव लड़ेंगे, एक दल कहता है चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो इन्होंने एक पार्टी बनाई, कौन सी? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, और इसका गठन कर दिया। गठन कब किया गया था इसका? मार्च 1923। गठन करने में 2 व्यक्ति थे, एक तो CR दास और एक मोतीलाल नेहरू। अब क्या है कि जब ये पार्टी गठित हुई तो इसके अंदर जो है वो महासचिव का पद दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। महासचिव किससे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, और अध्यक्ष बने थे CR दास। ये भी अगर याद रहे तो ठीक है। फिर इसके बाद में देखो अपरिवर्तनवादियों ने क्या किया था? झंडा सत्याग्रह किया था नागपुर में। कब? अप्रैल 1923 में। फिर अपने आगे चर्चा करते हैं। तो ये चुनाव हुए नवंबर 1923 के अंदर, और इन चुनावों के अंदर 101 में से 42 सीटें जीत ली किसने? स्वराज्य पार्टी ने। यहां पर इनकी सरकार बनी, अपनी चर्चा की। फिर आगे देखो 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया, और रिहा करने के बाद में महात्मा गांधी ने दिल्ली में जाकर के चोरा चोरी हत्याकांड में मारे गए लोगों के लिए 21 दिन का उपवास रखा। फिर 6 नवंबर 1924 को जो है वो गांधीदास पैक्ट हुआ, और इसमें जो है दोनों दल एक हो गए। एक होने का जो है वो इन्होंने एक होने का संदेश जो है वो यानी कि अगर अपनी बात करें तो ये जो कब पारित किया गया था? बेलगांव अधिवेशन में दिसंबर 1924। यानी कि एक होने की जो पुष्टि हुई थी वो किसमें हुई थी? बेलगांव अधिवेशन में। कब? दिसंबर 1924। फिर अपने चर्चा करें कि जून 1925 के अंदर CR दास का क्या हो गया? निधन। और इसके बाद में अपने बात पड़ी है आगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन किसके तहत किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। और ये साइमन कमीशन जो है गठित होना तो था 1929 में, गठन कर दिया गया इसका कब? समय से पहले इसको गठित कर दिया गया, और इसको गठित करके जो है भारत के अंदर भेज दिया गया। कितनी तारीख का गठन हुआ था इसका? 8 नवंबर 1927। अपने पढ़ा ब्रिटेन में 2 पार्टियां, एक पार्टी तो कौन सी? कंजर्वेटिव, दूसरी लेबर। अब लेबर पार्टी तो भारत को स्वतंत्र करवाने के समर्थन में, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी भारत को स्वतंत्र करवाने के विपक्ष में थी। अब क्या था कि इसके बाद में अपनी बात करें तो इसमें कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन। भारत में आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928, और ये पहला जो है वो भ्रमण कब तक रहा? फरवरी मार्च। दूसरा भ्रमण किया अक्टूबर से लेकर के अप्रैल 1929।
फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ तो दिल्ली के अंदर चेतावनी मिली किसको, मोतीलाल नेहरू। और अब ये एक नई रिपोर्ट बनेगी जिसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या है, थोड़ा सा सुनना। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान की प्रथम झलक माना जाता है। पहली लाइन तो ये है, झलक माना जाता है। बहुत अच्छी लाइन है, सीधी पेपर में आती है। अभी बताइए भारतीय संविधान की प्रथम झलक किस में दिखती है, किस में दिखती है, नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इसमें देखें तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो है वो एक अधिवेशन आयोजित किया गया था, एक मीटिंग रखी गई थी कांग्रेस की, और ये सर्वदलीय अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया था 28 फरवरी 1928 को। और इसके अंदर जो है वो अध्यक्षता दी गई थी डॉक्टर अंसारी को। किसे दी गई थी, डॉक्टर अंसारी। अब क्या है कि ये अधिवेशन आयोजित हुआ, कांग्रेस का सर्वदलीय अधिवेशन था ये, और इसके अंदर जो है वो अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर अंसारी। अब क्या है कि ये जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अंदर जो है वो विभिन्न लोगों के मध्य मतभेद देखने को मिले। ठीक है, कईयों ने कहा भी ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, कईयों ने कहा ये रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे। मतभेद हुआ तो पहला जो है वो अधिवेशन, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर क्या हुआ कि इसका एक जो है वो नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दूसरा अधिवेशन हुआ, और ये दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया 11 मई 1928, 11 मई 1928। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक 7 सदस्यीय दल का गठन किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कितने सदस्यों का दल है, 7 सदस्यीय दल का गठन किया गया। और इस 7 सदस्यीय दल के जो हैं अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बनाए गए, मोतीलाल नेहरू। और इसका सचिव बनाया गया जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि यहां पर आए हुए लगभग सभी लोगों ने कहा था भी ये जो है रिपोर्ट तैयार करने का जो है मुख्य काम मोतीलाल नेहरू का ही है, क्योंकि ये चेतावनी मोतीलाल नेहरू को मिली है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू भी एक वकील थे और जवाहरलाल नेहरू भी एक वकील थे। मुख्य रूप से दायित्व इन दोनों बाप बेटों के ऊपर रखा गया था। अब क्या है कि ये रिपोर्ट जो है इन्होंने तैयार की अपने प्रयासों से, और ये रिपोर्ट इन्होंने तैयार कर दी 10 अगस्त को। कब, 10 अगस्त 1928 को जो है वो इस रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने जो है वो सौंप दी किसको, बर्किन हेड को। ठीक है, भी जिसने चेतावनी दी थी भी एक ऐसा संविधान बनाकर लाओ जो सभी भारतीयों को मान्य हो। इन्होंने जो है वो यानी कि अपना संविधान बनाया, एक रिपोर्ट बनाई, और ये रिपोर्ट बना करके 10 अगस्त 1928 को सौंप दी किसको, बर्किन हेड को। अब क्या है कि बर्किन हेड को ये रिपोर्ट सौंप दी और 1 साल का इसको अल्टीमेटम दे दिया। भी इस रिपोर्ट के अंदर हमने जो बातें लिखी हैं, इन बातों को 1 साल के अंदर अंदर आपको लागू करना पड़ेगा। 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर अगर अपनी बात करें तो कुल कितनी मांगे थी, कुल 13 मांगे थी। कितनी मांगे थी बोलो, 13 मांगे थी, याद रखना। और ये 13 मांगे कौन कौन सी है, जिनमें महत्वपूर्ण मांगे अगर अपने देखें 13 मांगों में सबसे पहली मांग तो ये है भी भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। किसका दर्जा दिया जाए, अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, जिसको इंग्लिश में लिखेगा डोमेनियन स्टेट। क्या लिखेगा, डोमेनियन स्टेट। अब भारत को अधिराज्य का दर्जा कैसे, क्या शासन तो अंग्रेजों के पास में रहेगा, शासन तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए, शासन तो अंग्रेजों के पास में रहेगा, और हमें जो है वो एक प्रकार से अपने अधिराज्य का दर्जा दे दो, ताकि आप लोगों के जितनी भी हम लोग आपसे मांग करें वो मांगे आप समय समय पर मानते रहो। ठीक है, अधिराज्य का दर्जा चाहिए। दूसरी बात जो है वो यानी कि इन्होंने मांग की थी मौलिक अधिकारों की। किसकी, मौलिक अधिकारों की जो मांग है, याद रखना, मौलिक अधिकारों की मांग। ये जो मांग है ये सबसे पहले किसमें की गई थी, नेहरू रिपोर्ट। और इसी मौलिक अधिकारों की मांग के कारण इसे भारतीय संविधान की पहली झलक भी माना जाता है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात इन्होंने कहा भी जो सांप्रदायिक पंचायत आपने भारत के अंदर शुरू कर रखा है, सांप्रदायिक पंचायत, इस सांप्रदायिक पंचायत को जो है वो आप लोग खत्म करो। सांप्रदायिक पंचायत को क्या करो आप, खत्म। भी पहले जो है भारत के अंदर सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव होते थे, इन चुनावों को आप लोग जो है वो सांप्रदायिक पंचायत को आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म। फिर इसके बाद में जो है आगे और चर्चा करें तो कुछ बातें और भी थी,
जैसे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, भाषाई आधार पर क्या हो, राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन, ठीक है। और भी कुछ बातें, जैसे कि अगर अपनी बात करें तो जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत पहले क्या था कि बंबई का भाग था। सिंध प्रांत किसका भाग था, बंबई का भाग था। और इस नेहरू रिपोर्ट में कहा गया भाई सिंध प्रांत को बंबई प्रांत से क्या किया जाए, प्रांत से अलग कर दिया जाए, बंबई प्रांत से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। दोबारा देखना कौन कौन सी कितनी मांगे थी, टोटल 13 मांगे, जिनमें अगर अपनी बात करें महत्वपूर्ण मांगों की तो कौन कौन सी, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता आप लोगों से नहीं मांग रहे हैं, हमें अधिराज्य का दर्जा दो। दूसरी बात मौलिक अधिकारों की मांग, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा भी गया है। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसमें की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट। फिर आगे देखें तो सांप्रदायिक पंचायत को क्या करो, खत्म करो। भाषाई आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। सिंध प्रांत को बंबई प्रांत से अलग कर दिया जाए। फिर आगे और देखो भी, जो चुनाव लड़ने की आयु है, चुनाव में वयस्क मताधिकार जो है, वयस्क मताधिकार, इसकी आयु बढ़ाकर के कितनी कर दी जाए, 21 वर्ष, घटाकर के सॉरी कितनी कर दी जाए, 21 वर्ष। पहले चुनाव लड़ने का अधिकार जो था वो 26 वर्ष का था, बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया जाए, 21 वर्ष कर दिया जाए। आगे और अगर अपनी बात करते हैं तो कुछ मांगे और भी थी, जैसे कि अगर अपनी बात करें तो जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, इसकी शक्तियों को बढ़ाया जाए, गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया जाए। ये कई सारी मांगे थी। और अगर अपनी बात करें तो केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक विधान परिषद का गठन किया जाए। एक और मांग मैं आपको बताता हूं कौन सी भी, केंद्र के अंदर, केंद्र में द्विसदनात्मक विधान परिषद का गठन किया जाए, विधान परिषद का गठन किया जाए। और जो प्रांतों में आपने द्वैध शासन लगा रखा है, प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा रखा है, इस द्वैध शासन को खत्म कर दिया जाए। तो बहुत सारी मांगे थी। अब इन मांगों के अंदर महत्वपूर्ण मांगे अगर अपने देखें तो ये वाली है, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, मौलिक अधिकारों की मांग करी, सांप्रदायिक पंचायत को खत्म करो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, सिंध प्रांत से बंबई प्रांत को अलग करो या बंबई प्रांत से सिंध प्रांत को अलग करो, चुनाव लड़ने में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी करो, 21 साल, और गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाया जाए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधान परिषद का गठन किया जाए, प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो यानी कि ये हटा दिया जाए। अब क्या था कि जब ये मांगे की गई और ये रिपोर्ट जो है वो दे दी गई और टाइम दे दिया कितने साल का, 1 साल का, भी 1 साल के अंदर अंदर आपको ये मांगे जो है वो यानी कि स्वीकार करनी पड़ेगी। अब क्या है कि बर्किनेड ने जो है वो ये रिपोर्ट मिलने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि 1 साल भी जो है वो गुजर गया, बर्किनेड ने इस रिपोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भी जैसे कि चेतावनी दी थी, चेतावनी के अनुसार इन्होंने जो दिन रात करके जो ये रिपोर्ट तैयार कर दी। आपने पढ़ा भी गठन कब किया गया इस दल का, 11 मई 1928, जून जुलाई और अगस्त के अंदर इन्होंने ये रिपोर्ट भी तैयार कर दी। कितनी तारीख को, 10 अगस्त 1928। अब क्या है कि जब ये रिपोर्ट जो है वो दी गई बर्किनहेड को तो इसने कोई निर्णय नहीं लिया, ये रिपोर्ट जो है रफा दफा कर दी। अब इसके बाद में सुनना आप लोग, 1929 के अंदर जो है वो एक अधिवेशन होता है जिसे अपने पढ़ते हैं लाहौर अधिवेशन। अब ये जो लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष किसे बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू। और ये जो लाहौर है अपने पढ़ते हैं, लाहौर किस नदी के किनारे पर है, रावी नदी। लाहौर किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी। अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। और इस अधिवेशन के अंदर जो है वो जब ये अधिवेशन शुरू हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो भारतीयों को, जितने भी कांग्रेसी यहाँ पर आए हुए थे, उनको कहा भी हमने जो है वो अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा था। भी जैसे कि मेरे पिता को मोतीलाल नेहरू को अंग्रेजों ने चेतावनी दी थी बर्किनहेड ने, उस चेतावनी के अनुसार हमने संविधान बना के दे दिया और उस संविधान को उन्होंने जो है वो अस्वीकार कर दिया। उस संविधान के अंदर हमने जो है वो मांग करी थी भी हमें जो है वो अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। हमें किसका दर्जा दिया जाए, अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने उस बात पर कोई ध्यान दिया ही नहीं और अब हमें अधिराज्य चाहिए ही नहीं।
भी जो पहले हमने अधिराज्य मांगा था अब हमें ये भी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे अधिराज्य तो हमें वो चाहिए ही नहीं। अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य। तो याद रखना ये जो नारा दिया गया था ये किस अधिवेशन में दिया गया था? लाहौर अधिवेशन। और ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने काफी उत्तेजना स्वरूप जो है वो भाषण दिया यहाँ पर, ठीक है, भी हमें जो है वो अधिराज्य नहीं चाहिए, हम तो क्या लेकर रहेंगे? पूर्ण स्वराज्य। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं भी हम भारत में अब आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, और यानी कि इतना भयंकर आंदोलन चलाएंगे भी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेज के बाप भी यहां से भागेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यानी कि ये जो अधिवेशन चल रहा था, भाषण वगैरह दिए जा रहे थे, तो इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोग जो है वो आज के ठीक थोड़े दिन के बाद में, क्योंकि ये जो अधिवेशन आयोजित हुआ था ये 30-31 दिसंबर 1929 को आयोजित हुआ था, ठीक है। अब हम जो है वो यानी कि आज से थोड़े दिन बाद में 26 जनवरी को जो है वो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब क्या है, 30-31 दिसंबर को यह अधिवेशन आयोजित हुआ और 26 जनवरी को क्या मनाया गया? 26 जनवरी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, मनाया गया। अब क्या है कि जब ये यानी कि यहां पर भाषण दिया तो इस समय जो है उल्लेख मिलता है भी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो यहां पर बीच में खड़े हो गए और उन्होंने कहा भी पहले आप ये बताओ भी आपने पहले मांग किसकी की थी? अधिराज्य की। क्या आपको अधिराज्य मिल गया? क्या आपको मिला नहीं अधिराज्य और आप लेने चले हो पूर्ण स्वराज्य? और अगर इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाने से ही अगर स्वतंत्रता मिलती है ना, तो आज आप लोग जो है 26 तारीख तक वेट मत करो, आज ही आप स्वतंत्रता दिवस मनाओ। आज ही क्यों, हर रोज आप स्वतंत्रता दिवस मनाओ। अगर स्वतंत्रता दिवस मनाने से, झंडे फहराने से ही स्वतंत्रता मिलती है तो मैं भी आपके साथ में जुड़ता हूं और स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। अब क्या था कि यहां पर उल्लेख मिलता है मतभेद हुआ था दोनों के मध्य और सुभाष चंद्र बोस जो है वो अलग हो गए। अब क्या है कि इसी 26 जनवरी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस 26 जनवरी के दिन को जो है वो सदा सदा के लिए याद रखने के लिए जो है वो भारत का संविधान अपने पढ़ते हैं। अभी कितनी तारीख को बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1950। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 2 महीने का इंतजार इन लोगों ने क्यों किया था? ताकि 26 जनवरी के दिन को जो है वो सदा सदा के लिए याद रखा जाए। याद रखना, स्वतंत्रता से पहले 26 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस। और आज अपने मनाते हैं गणतंत्रता दिवस। ये कहानी थी। अब उल्लेख मिलता है भी इसी लाहौर अधिवेशन के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो भारत का तिरंगा झंडा फहराया और यहाँ पर ये जो भाषण वगैरह दिए। और इसी अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी भी उपस्थित थे, महात्मा गांधी भी। और महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने यहां पर एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली, नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली। और महात्मा गांधी कहते हैं भी जो है वो यानी कि मुझे एक भारत में आंदोलन चलाना पड़ेगा, ठीक है। भी अंग्रेज भारत से कैसे भागेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ो, मैं भारत में एक नया आंदोलन चलाऊंगा। और इस नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली किसने? महात्मा गांधी। और इस आंदोलन को नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई थी किस अधिवेशन के अंदर? लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी। अब क्या है कि महात्मा गांधी ने जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब ये आंदोलन क्या था, थोड़ा सा सुनना आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जो आंदोलन है ये किस प्रकार से शुरू हुआ? इसका एक और नाम है नमक आंदोलन। बहुत बार आता है पेपर के अंदर भी, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? नमक आंदोलन। क्यों कहा जाता है इसे नमक आंदोलन, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सुनना। महात्मा गांधी ने क्या किया? इस आंदोलन को शुरू करने से पहले एक 11 सूत्री मांग पत्र लिखा, 11 सूत्री मांग पत्र लिखा और ये मांग पत्र भेज दिया तात्कालिक वायसराय को, लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र लिख दिया और महात्मा गांधी ने इस मांग पत्र में लिखा था भी मेरी ये 11 मांगे हैं, अगर इन 11 मांगों को मान लेते हो तो मैं भारत में आंदोलन नहीं चलाऊंगा, अगर ये बातें नहीं मानी गई तो मैं भारत में आंदोलन चलाऊंगा, ठीक है। अब ये बातें कौन सी है? तो ये बातें लगभग वही बातें हैं जो अपने पढ़ के आए थे कहां पर? नेहरू रिपोर्ट।
भी लगभग लगभग वही बातें इन्होंने वापस लिख के दे दी। अब क्या था कि लॉर्ड इरविन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तब क्या है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने अंग्रेजों से रोटी मांगी थी, मैंने अंग्रेजों से रोटी मांगी थी, परंतु बदले में उन्होंने मुझे पत्थर दिए। ठीक है, ये टिप्पणी आई थी। कौन सी? क्या मैंने अंग्रेजों से रोटी मांगी थी, बदले में अंग्रेजों ने मुझे पत्थर दिए। ठीक है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। और कब कहा था? किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जब ये 11 सूत्री मांग पत्र ठुकरा दिया गया तो महात्मा गांधी ने जो है अपने साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से जो है, साबरमती आश्रम से 78 लोगों को साथ लिया। कितने लोगों को? 78 लोगों को साथ लिया और इन्होंने जो है वो दांडी की ओर प्रस्थान कर दिया। दांडी क्या है? तो दांडी एक जगह का नाम है जो नौसारी जिले में पड़ता है। नौसारी किसका जिला है? तो गुजरात का। अब ये लगभग जो है यानी कि इन्होंने 385 किलोमीटर की जो है यात्रा की थी अपने साबरमती आश्रम से किस ओर? दांडी। और ये दांडी मार्च जो है इसको नाम क्या दिया गया इतिहास में? दांडी मार्च। दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930। अब ये दांडी मार्च शुरू हुआ, कितने लोग साथ में थे? 78 लोग। और ये 78 लोग जो है वो कहां से कहां तक गए थे? साबरमती से दांडी। दांडी में ये पहुंचे 5 अप्रैल को। दांडी में कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को। और दांडी में पहुंचने के बाद में इन्होंने यहां पर जाकर के नमक कानून तोड़ा। नमक कानून किस प्रकार से तोड़ा? इन्होंने अपने हाथों से नमक तैयार किया और नमक तैयार करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। अब क्या है, क्या उल्लेख मिलता है भी यहां पर जो है 78 लोगों के अंदर एक जो है मात्र 13 वर्ष की एक नागा बालिका थी, नागा जनजाति की बालिका थी और इसका नाम था गार्डी नेल्यू। क्या नाम था? गार्डी नेल्यू, जिसको महात्मा गांधी ने रानी की उपाधि दी थी। यह भी बहुत बार पेपर में आता है। महात्मा गांधी ने रानी की उपाधि किसे दी थी? नागा बालिका गार्डी नेल्यू को। और अपने देखते हैं भी नोट के ऊपर तस्वीर है, आपने देखा होगा कभी गौर करके, तो अपनी जो मुद्रा छपती है उसमें शायद 50 रुपए के नोट पर था पहले। ठीक है, उसमें महात्मा गांधी को जो आगे चलता दिखाया गया, पीछे उनके कई सारे लोग चल रहे हैं। गौर किया होगा आपने। और ये जो तस्वीर है वो दांडी मार्च की है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो थोड़ा सा याद रखना है, कितनी तारीख को? 12 मार्च 1930 को। और ये लोग दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930। और याद रखना इसी दांडी मार्च के बाद में जो है वो भारत में एक नया आंदोलन शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद में शुरू हुआ था? दांडी मार्च। और यह आंदोलन पूर्ण रूप से शुरू होता है 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब बताएंगे अपने? 6 अप्रैल 1930। लेकिन इससे पहले एक घटना घटी थी, कौन सी? दांडी मार्च, जो कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और ये लगभग 24 दिन के बाद में जो है वो यानी कि दांडी पहुंचे, वहां पर जाकर के नमक कानून तोड़ा और ये आंदोलन शुरू हो गया। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसके वही विषय थे भी सरकारी उपाधियों का त्याग किया जाए, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाए, जो मैंने असहयोग आंदोलन में बताया था। असहयोग करते हुए सविनय रूप से जो है यानी कि बिना किसी हिंसा के आंदोलन किया जाए, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाए, वो सारे शराबबंदी आंदोलन चला दिए। जब ये आंदोलन शुरू किया गया तो उल्लेख मिलता है कि जून 1930 के अंदर एक नाटकीय घटना घटी। नाटकीय घटना कैसे थी कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। याद रखना, कांग्रेस को ही क्या कर दिया? अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया। और कांग्रेस के जितने भी लोग थे जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भाग ले रहे थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें महात्मा गांधी भी गिरफ्तार कर लिए गए। और इनको गिरफ्तार करके भेज दिया यरवदा जेल के अंदर। कौन सी जेल में? यरवदा जेल। याद रखना, कांग्रेस को अवैध घोषित कब किया? जून 1930। और लगभग सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, यरवदा जेल में डाल दिया। किसको? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया और बाद में आगे अपने चर्चा करते हैं। तो 25 जनवरी 1931 को बिना किसी शर्त के जो है वो महात्मा गांधी को जेल से क्या कर दिया? रिहा भी कर दिया। ठीक है, घटना क्या थी दोबारा से बताना मुझे भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। और यह आंदोलन जब शुरू हुआ तो जून 1930 के अंदर जो है वो कांग्रेस को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। भी एक बड़ी पार्टी थी,
इसको ही अवैध घोषित करके जितने भी नेता थे सभी को जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो जाहिर सी बात है, जब नेता ही नहीं है तो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होगा क्या? भी कांग्रेस के नेता ही नहीं है तो अधिवेशन आयोजित करेंगे कौन? याद रखना आप लोग, अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है। 1930 के अंदर कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। एकमात्र ऐसा साल आया था जब कांग्रेस अपना अधिवेशन आयोजित ही नहीं कर पाई थी, वो कौन सा था? 1930 का साल। ठीक है, अब ये जो है यानी कि अगर अपने आगे और बात करते हैं तो महात्मा गांधी को रिहा कर दिया बिना किसी शर्त के, कब? 25 जनवरी 1931। अब क्या है कि महात्मा गांधी जो है इनको जब रिहा कर दिया गया तो एक आता है M.R. जेकर का नाम। किसका? M.R. जेकर। M.R. जेकर जो है वो महात्मा गांधी को ले गए 5 मार्च 1931 को किसके पास में? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के पास में ले गए और लेकर कौन गए थे महात्मा गांधी को? M.R. जेकर। और यहां पर जो है वो महात्मा गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है जिसे नाम दिया गया है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता पेपर में बहुत बार पूछा जाता है भी गांधी इरविन समझौता किनके मध्य हुआ? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। अब ये गांधी इरविन समझौता क्या था, इसके ऊपर अगर अपनी चर्चा करें तो आपने पढ़े होंगे 3 गोलमेल सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेल सम्मेलन हुए थे, जिनमें पहला गोलमेल सम्मेलन तो कब हुआ था? 1930। पहला गोलमेल सम्मेलन। और ये पहला गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था तो कब बताएंगे अपने? 1930। दूसरा गोलमेल सम्मेलन हुआ था 1931। तीसरा गोलमेल सम्मेलन हुआ था 1932। और ये तीनों सम्मेलन रखे गए थे केवल और केवल भारतीयों के लिए। केवल और केवल किसके लिए रखे गए थे? भारतीयों के लिए। अंग्रेजों ने पहली बार जो है वो भारतीयों को ब्रिटेन में बुलाया और ब्रिटेन में बुला करके अपनी संसद में बराबर बैठने की जो है अनुमति दी। भी भारतीय आए और आकर के अपनी समस्या हमें बताएं, ठीक है, और हम उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। ठीक है, भारत के अंदर यह घोषणा की गई भी जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके ब्रिटेन में भेजे और वो प्रतिनिधि जाकर के जनता की समस्याएं जो ब्रिटेन में बताएंगे संसद में, और उनको अगर लगेगी भाई ये समस्याएं जायज है तो हम उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। याद रखना, कांग्रेस ने ना तो पहले गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया और ना ही तीसरे गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया। अब इनके मध्य जो समझौता हुआ, इसी समझौते के तहत जो है वो महात्मा गांधी जाते हैं ब्रिटेन। कहां पर जाते हैं? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जाना हुआ इनका किसके लिए? दूसरे गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने के लिए। याद रखना, दूसरा गोलमेल सम्मेलन जो हुआ था ये शुरू हुआ था 7 सितंबर को, 7 सितंबर 1931 को, और ये खत्म हो गया था 1 दिसंबर 1931 को। अब क्या है कि महात्मा गांधी ब्रिटेन गए। और याद रखना एक बात और भी मैं आपको बताता हूं, भी इन तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लेते हैं। अब क्या है कि महात्मा गांधी या फिर कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे में। किस समझौते के तहत लिया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ में जो गांधी का समझौता हुआ था। अब क्या है कि यहां पर इस सम्मेलन में गए तो ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो ब्रिटेन के अंदर एक चर्च है, सेंट पॉल चर्च। कौन सा? सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च के अंदर यह अधिवेशन हुआ। जब महात्मा गांधी सेंट पॉल चर्च की जो है सीढ़ियों पर चल रहे थे तो वहां पर एक फ्रैंक मॉरिस नाम का एक पत्रकार था, और उस फ्रैंक मॉरिस पत्रकार ने अपने अखबार के अंदर लिखा था महात्मा गांधी की फोटो लगा करके भी ये ऐसे अर्धनग्न फकीर जो है वो यानी कि भारत से इस सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। ठीक है, भी ये अपने शब्द लिया था ना भी अर्धनग्न फकीर। किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस। और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने जो उठपटांग बातें की थी, कोई बात भारतीयों के समर्थन में नहीं थी। इसलिए विंस्टन चर्चिल जो यहां पर बैठा हुआ था, इंग्लैंड का एक बड़ा नेता, जिसने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी। अपने 2 शब्द पढ़े थे, एक तो अर्धनग्न फकीर और एक देशद्रोही फकीर। ये जो नाम है वो यहीं पर ही दिए गए थे। अब क्या है कि यहां से महात्मा गांधी बिना किसी जो है वो यानी कि निर्णय के वापस लौट आए खाली हाथ। तो महात्मा गांधी ने भारत में आकर कहा था कि मैं बेशक खाली हाथ लौट आया, मैंने इंग्लैंड में जाकर के बहुत सारे अपमान सहे हैं, परंतु मैंने अपने देश का झंडा झुकने नहीं दिया। ये सारी घटना। अब देखो ये अपने देख लिया भी गांधी इरविन समझौता,
गांधी इरविन समझौते के तहत जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और यहां से वापस लौट आए। अब आगे अपने पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट, या अपने कहेंगे महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पूना पैक्ट। अब ये क्या था इसके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे।